राइट ब्रेन एक्टिवाइजेशन, तो वो क्या टेक्निक होती है? ये एक थ्योरी है जो कि इंडोनेशिया ने डेवलप की है, जिसमें वो राइट ब्रेन एक्टिवेट करते हैं और ये राइट ब्रेन एक्टिवेट करते हैं थ्रू म्यूजिक। जैसे राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गया, उसको एक बार एक्टिवेट होने के बाद वो एक्टिवेट ही रहता है कि कुछ और भी प्रोसेस करना पड़ता है? यूज करेंगे तो एक्टिवेटेड रहेगा, अब आप जो कोई चीज यूज ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये ऑनलाइन सीखा जा सकता है? नहीं, ऑनलाइन नहीं होता है, फिजिकल होता है। क्योंकि आपको हम बच्चे को लेटा देते हैं, लेटा के आंखें बंद करके लेटाने के बाद 45 मिनट का जो म्यूजिक चलता है, तो वो जो म्यूजिक उसके अंदर जाता है, वो जो एब्जॉर्व करता है, उसका माइंड एब्जॉर्व करता है, उससे चेंजेस आते हैं। हमारी एज ग्रुप के लोग सुने उस म्यूजिक को तो 15 साल के ऊपर हम इसको इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो हम लॉजिकली परिपक्व हो जाते हैं, तो फिर हम जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, बच्चा बनना पड़ता है। राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने से पर्सन के अंदर क्या क्या चेंज आता है? आपकी मेमोरी जो बच्चे की वो इंक्रीज होती है। इस चीज की अवेयरनेस बहुत कम क्यों है? राधे राधे, जय गुरु जी। फिर से स्वागत है आपका मैजिकल लाइन्स में। मैं पद्मा राहुल कांजानी आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ वापस से जुड़ी हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है मिड ब्रेन एक्टिवाइजेशन, कि किस तरीके से हम 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चों को किस तरीके से उनके राइट ब्रेन को एक्टिवेट करके उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। आज का जो हमने पॉडकास्ट किया उसके अंदर आप ये सीख पाएंगे कि किस तरीके से बच्चा बंद आँखों से भी कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्रिएटिव हो सकता है, फोकस हो सकता है, कंसंट्रेशन लेवल उसका बहुत बढ़ सकता है। वो आज के पॉडकास्ट में कवर किया है कि एक इस तरीके की एक टेक्निक है, कुछ एक्टिविटीज़, म्यूज़िक, डांस से हम हमारे बच्चों को 2 दिन में इतना पॉजिटिव चेंज ला के दे सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में फोकस और कंसंट्रेट कर पाते हैं। दूसरा, आजकल के जितने भी पेरेंट्स हैं अपने जिन बच्चों से परेशान है कि वो बहुत ज़्यादा गैजेट यूज़ करते हैं, टीवी देखते हैं, इंडोर गेम खेलते हैं, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते हैं, वो भी टेक्निक से इसके अंदर हम बहुत सारे पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो पूरा एंड तक देखिएगा। और इस चीज़ के लिए हमारे साथ जो आज जुड़े हैं वो है सुशील जालान सर, जो बेसिकली बाय प्रोफेशन तो सीए हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है, पर बहुत सारी विधाएं जानते हैं, जैसे न्यूमोलॉजी है, ग्राफोलॉजी है, पब्लिक स्पीकिंग है, और भी बहुत सारी विधाएं जानते हैं। पर आज जिस चीज़ के लिए हम जुड़े हैं वो है मिड ब्रेन एक्टिवाइजेशन। तो आज का सेशन एंड तक देखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको शेयर करें और बच्चों की लाइफ को चेंज करें। वेलकम टू द मैजिकल लाइन्स सर। थैंक यू वेरी मच। और सभी सुधी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। राइट ब्रेन एक्टिवाइजेशन, तो वो क्या टेक्निक होती है? क्योंकि मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स में भी देखा है, कौन बनेगा करोड़पति, मैंने अमिताभ जी के साथ भी देखा है कि एक स्टूडेंट आया था और वो बुक पढ़ रहा था, आँख पे पट्टी रख के कलर पहचान रहा था। तो ये टेक्निक होती क्या है और कितनी लॉजिकल है या ऑथेंटिकेट है ये? आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाके आपको बताना चाहूँगा। जो हमारे हिंदुस्तान में है, जो हमारी एजुकेशन है या जो हमारी पेरेंटिंग है, जिस तरह से हम बच्चों का लालन पालन पोषण करते हैं, वो सब हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करती है। वैसे तो कहा जाता है कि मेडिकल साइंस से पूछेंगे तो कहेंगे ब्रेन एक ही है, उसको कोई लेफ्ट राइट नहीं होता, बट वास्तव में उसका लेफ्ट और राइट 2 पार्ट होते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन इज ऑलवेज लॉजिकल, वो हमेशा लॉजिक्स पे चलता है, एंड राइट ब्रेन इज नोन एज पैशनेट, वो पैशनेट पे चलता है, करना है तो करना है, व्हाट एवर द रिजल्ट इज। एंड क्रिएटिव ऑल्सो, और क्रिएटिव भी होता है। तो इंडिया में हमारे ज़्यादातर लोगों का लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड है बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ पेरेंटिंग, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का जो है वो राइट ब्रेन एक्टिवेटेड होता है और वो कुछ भी कर लेते हैं। जितने भी वैज्ञानिक होते हैं या जो आपको बच्चे होते हैं, पूरी रामायण याद है, पूरी किताब याद है, सो इन सब के कहीं ना कहीं राइट ब्रेन एक्टिवेटेड होते हैं। तो ये एक थ्योरी है जो कि इंडोनेशिया ने डेवलप की है, जिसमें वो राइट ब्रेन एक्टिवेट करते हैं और ये राइट ब्रेन एक्टिवेट करते हैं थ्रू म्यूज़िक।
उसकी जो विधि है वो म्यूजिक से है। उन्होंने कुछ इस तरह का म्यूजिक डिराइव किया है कि उस म्यूजिक से जो है जो भी बच्चा होता है, क्योंकि ये 5 साल से 15 साल तक के बच्चों पर ही कारगर सिद्ध मतलब बेसिकली आप ये जो ट्रेनिंग कराते हो वो 5 साल से 15 साल के बच्चों के लिए कराते हो? बिल्कुल, ये 5 साल उसका सिंपल रीजन ये है कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो समझ नहीं पाएंगे, उनको हम इंस्ट्रक्शंस देंगे वो मान नहीं सकते, और 15 साल के ऊपर वो परिपक्व हो जाते हैं और वो लॉजिकली जो है सेट हो जाते हैं, फिर वो किसी की सुनते नहीं, उनके लॉजिक काम करने शुरू कर देते हैं। ये एक एज ग्रुप ऐसा होता है जिसमें वो फिर भी जो है कोई सामने वाले की बात सुनते हैं और जहाँ कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। 15 साल के बाद बदलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आज मैं 60 साल का हो गया, मुझे कहें कि मैं बदल लूँ तो नहीं बदल सकता। 15 साल के बाद इस चीज़ को करना मुश्किल होता है। आपने ये कहाँ से सीखा? इंडोनेशिया जाकर हम सीख के आए थे। आपको सबसे पहले इस साइंस के बारे में पता कैसे पड़ा? हमारे एक मित्र हैं साउथ में, उन्होंने ऐसा बताया कि ऐसा कुछ होता है इंडोनेशिया, वो जा कर के आए थे। तो हमने उसके बाद उसको नेट पर जो है गूगल पर उसके बारे में जानकारी ली, फिर हमने इंडोनेशिया बात की। मैं और मेरे एक मित्र, हम दोनों मिलकर ही काम करते हैं और हमेशा कुछ नया करने का हमारा मन रहता है कि रूटीन काम तो सभी लोग करते हैं, कुछ नया करेंगे तभी कुछ होगा। और वैसे भी जो है हमारे जीवन का उद्देश्य यही है, टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द लाइफ ऑफ यूथ। उसके ऊपर हम काम करते हैं कि पॉजिटिव चेंज कैसे आए। तो वहाँ पता किया, फिर हम वहाँ गए, वहाँ से सीख करके आए, म्यूज़िक खरीद के हम ले करके आए, और उसके बाद हमने यहाँ जयपुर में भी किया है, ग्वालियर में भी किया है, रायपुर में भी हम जाके करके आए हैं। जैसे राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गया, उसको एक बार एक्टिवेट होने के बाद वो एक्टिवेट ही रहता है कि कुछ और भी प्रोसेस करना पड़ता है? यूज करेंगे तो एक्टिवेटेड रहेगा। अब आप जो कोई चीज यूज ही नहीं करेंगे तो क्या हो? यूज करना सेंस? यूज करने का सेंस मतलब कि आपके अंदर चेंजेस आ गए, आप पेरेंट्स जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि ठीक है भाई आज वो टीवी नहीं देख रहा है या मोबाइल कम कर रहा है या कोई काम कर रहा है, अब आप उसको वहीं रोक दोगे तो आगे नहीं करेगा वो। आज वो कहता है, आज वो पैशनेट हो गया, वो कहता है मैं ये काम करूंगा, थोड़ा सा रिस्की है, पेरेंट्स को मना कर देंगे तो आगे फिर वो नहीं करेगा, एक्शन नहीं लेगा। देखिए, बच्चे की ग्रोथ में सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का ही है, ग्रोथ बढ़ाने में भी और ग्रोथ रोकने में भी। आप बच्चे नहीं ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, तो पेरेंटिंग इज द मेन थिंग कि बच्चे का विकास किस तरह करना है। बहुत सारी चीज़ें सब हैं, आप जो है उन्हें सिलेक्ट कीजिए, बच्चों को आगे बढ़ाइए। और मिड रेंज जहाँ तक मैं कहता हूँ कोई नुकसान नहीं है, अगर कराते हैं आप, बच्चे के अंदर परिवर्तन आते हैं। सिंपली इसके 3 स्टेजेस हैं। थर्ड स्टेज तो इतनी है कि बच्चा जो है आप उसको किताब दो, थर्ड स्टेज अगर हम उसका करा देते हैं, हमारे पास म्यूजिक सब है, थर्ड स्टेज का भी हम तो पूरा पैकेज लेके आए थे। थर्ड स्टेज में बच्चे को आपने किताब दी 100 पेज की, बच्चा उसको फ्लिप करता है, किताब को जैसे फ्लिप करता है वो हवा निकालते हैं 1 मिनट, एंड ही रिमेम्बर्स। याद की पढ़ लेता है वो? याद हो जाती है उसको। उसके बाद आप पूछिए कि ये लाइन कहाँ लिखी, बता देगा इस पेज पे, या इस पेज पे क्या लिखा है तो वो बता देगा। पढ़ तो ये 2 दिन के सेशन के अलावा भी होता है? ये थर्ड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है ये। हाँ, ये फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज का एक अलग म्यूजिक होता है, अलग स्टेज होती है, तो और थर्ड स्टेज। लेकिन हम जो है पर्सनली ये मानते हैं कि हम सेकंड थर्ड स्टेज पे नहीं जाना चाहते। हमने सेकंड स्टेज का भी एक प्रोग्राम किया था और उसमें एक बच्चे में काफ़ी चेंजेस भी आ गए थे, बट हमें लगा कि इसकी न तो आवश्यकता है और न उसका मिसयूज़ ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए हमने सेकंड थर्ड स्टेज को ड्रॉप कर दिया और केवल हम फर्स्ट स्टेज का ही करते हैं, जिसमें उसको सिंपल जो है उसकी मेमोरी बढ़ जाए, कंसंट्रेशन बढ़ जाए, पॉजिटिवनेस बढ़ जाए। बाकी अगर कोई सेकंड करना चाहे तो हम करते हैं, उसका एक अलग क्राइटेरिया, अलग प्रोसेस है। उससे उसमें क्या सेंसेस डेवलप होते हैं? नहीं, यही चीज़ जो है और जो है उसकी इफेक्टिव हो जाती है। फिर वो जैसे मैंने बताया ना, किताब को फ्लिप करके आप पूरी किताब ही आपके दिमाग में बैठ गई। सपोज कि मैंने आपको बोला कि मेरे बेटे को आप ये चीज सिखाओ, ठीक है, मैंने उसको आपके पास भेजा, ठीक है, तो जो 2 दिन का प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग में लिखते हैं, जैसे पेरेंट्स को पता पड़े कि है ना उसके अंदर होता क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, जैसे लाइन बाय लाइन करते हैं, जैसे म्यूजिक सुनाते हैं, आपने बोला कि लिटा के म्यूजिक सिखाते हैं, और किस तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। इसका सिंपल सा प्रोसेस होता है, हम जो है पहले उनके बॉडी के मूवमेंट कराते हैं विद डिफरेंट सॉन्ग्स, फिर उसके बाद हम उनको रिलैक्सेशन में मोड में डाल देते हैं, लेटा देते हैं, एंड देन दैट वो 45 मिनट्स का म्यूजिक उनको हम सुनाते हैं,
और सुनाने के बाद फिर जब वो उठते हैं तो फिर हम एक ब्रेक देते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जो है हम बैठते हैं उनको, फिर वो डांस वांस सब हम कराते हैं। फिर लंच हमारा ब्रेक होता है, लंच कराते हैं, लंच के बाद जो है फिर एक बार हम 45 मिनट का म्यूज़िक उनको देते हैं। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट असेसिंग कि किस बच्चे में कितना परिवर्तन आया है, किस में कितना चेंज आया है, किस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है, किस बच्चे को कम है। तो हम उनको ब्लाइंड फोल्ड करके और जो चीज़ जो है बॉल दे करके हम एसेस करते हैं कि किस बच्चे में कितना जो है चेंज आया है। तो बहुत से बच्चों में जल्दी आ जाता है, बहुत से बच्चों में कम आता है, किसको नहीं, साहब मेरे को कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको मालूम है कि इसको हमें ज़्यादा अटेंटिव देना है। सेकेंड डे फिर जो है हम उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अगेन वी गिव म्यूज़िक, फिर म्यूज़िक के बाद हम फिर असेसमेंट करते हैं, फिर उसके बाद फिर एक म्यूज़िक देते हैं, लंच के बाद फिर एक असेसमेंट करते हैं। ये ऑनलाइन सीखा जा सकता है कि नहीं, ऑनलाइन नहीं होता है, फिजिकल होता है, क्योंकि आपको हम बच्चे को लेटा देते हैं, लेटा के आंखें बंद करके लेटाने के बाद 45 मिनट का जो म्यूज़िक चलता है, तो वो जो म्यूज़िक उसके अंदर जाता है, वो जो एब्जॉर्व करता है, उसका माइंड एब्जॉर्व करता है, उससे चेंजेस आते हैं। हमारी एज ग्रुप के लोग सुने उस म्यूजिक को तो देखिए 15 साल के ऊपर हम इसको इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो हम लॉजिकली परिपक्व हो जाते हैं, तो फिर हम जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, बच्चा बनना पड़ता है, वो हम नहीं बन पाते। लेकिन खुशी की बात यह है कि हम साथ साथ जो है बड़े लोगों का भी एक अलग म्यूज़िक होता है, वो भी हम परचेस करके वहाँ से लाए हैं और हमने 1-2 सेशन बड़े लोगों के किए हैं। लेकिन आज की इस भागा दौड़ी वाले युग में 2 दिन निकालना किसी के लिए, समय जो है सबसे ज़्यादा कीमती समय है, और लोग कहते हैं कि आप तो 2 घंटे में कर दो, 2 दिन नहीं दे पाते। तो हमने वो जो है वो किया है और थोड़ा फ़ायदा तो सबको मिला है। आपने बोला कि लेफ्ट ब्रेन सबका ऑलमोस्ट एक्टिवेट होता है, ये राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए चीजें होती हैं। 2 दिन में ना राइट ब्रेन को कैसे एक्टिवेट कर? बिल्कुल, तो उसके लिए हम पेरेंट्स को वहाँ बुलाते हैं, पेरेंट्स वहाँ बैठते हैं सामने, और उनके सामने हम बच्चों को ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं, यानी उनके आँख पर काली पट्टी बांध देते हैं, बच्चों को बिठा देते हैं, सब पेरेंट्स उनके सामने बैठे होते हैं, उनको दिखा देते हैं आप देख लीजिए बच्चों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो सब चेक कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास कलर्ड बॉल होती है, वो एक एक बॉल हम बच्चे को पकड़ाते हैं, तो बच्चा उस बॉल को लेता है हाथ में, और लेने के बाद वो बता देता है कि ये रेड है या ब्लू है या येलो है। और ये जो एक्टिवेट होता है उनका राइट ब्रेन, उसमें 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। कई बच्चे हाथ में लेकर के उसको फील कर लेते हैं, मैंने देखा है कुछ बच्चे सूंघते कुछ बच्चे सूंघकर, बिल्कुल सही कहा, मतलब बुक भी वो सूंघ के पढ़ते हैं, मतलब वो ना, पर वो विजिबल ऐसे होता है, ऐसा लग रहा होता है कि वो नीचे से देख रहे हैं, पर जब वो टेक्निक सिखाने वाले लोग बोलते हैं नहीं वो ना इसको सूंघ रहे हैं। बिल्कुल, पर सूंघने की शक्ति तो किसी और चीज में काम आती है, और बुक पढ़ने में वो कैसे काम आती है? ये सेंसेस हैं, ये इसकी थ्योरी है कि कोई भी सेंस जो आपका डेवलप हो जाता है, या तो फील का होता है, या स्मेल का होता है, या टच का होता है, तो ये कोई भी सेंस एक्टिवेट हो जाता है जिससे आप समझ जाते हैं। मैंने देखा है कुछ वीडियोस में कि बच्चे नोट के नंबर भी पहचान लेते, नोट के ऊपर कहीं भी जो है वो ऐसा उभरा हुआ नहीं होता, उस पर हाथ फिरा करके वो उसको पढ़ देते हैं। अब वो एक 5 साल का बच्चा है, अगर उसको ABCD आती है या पढ़ना आता है तभी वो पढ़ पाएगा, नहीं तो पढ़ कैसे पाएगा, तो वो बता देते हैं। इसके अलावा बुक जो है उसको पढ़ देते हैं, बुक्स में लिखा हुआ पढ़ देते हैं। इसके अलावा जो है हम जो है उनको एक शीट देते हैं पेरेंट्स के सामने ही, जिस पर कुछ फिगर्स बने हुए होता है, जैसे हाथी बना हुआ है, या बॉक्स बना हुआ है, या कोई बिल्ली, कोई भी जानवर बना हुआ, पक्षी बना हुआ, तो केवल आउटलाइन हमारी बनी हुई होती है, और उनको हम कलर देते हैं। हाँ, एक ही कलर देते हैं, और वो आँख पे पट्टी बंद होती है, उस पर पूरी वो कलरिंग करते हैं, और आप यकीन मानिए कि उस आउटलाइन के बाहर कलर नहीं निकलता, जबकि उनको कुछ नहीं दिख रहा है, बट आउटलाइन से बाहर कलर नहीं निकलता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये शो करती हैं कि जिससे हम ये कहते हैं कि हमने कुछ किया है, आज से पहले ऐसा नहीं कर पा रहा था लेकिन आज कर पा रहा है। इट मीन्स वी हैव डन समथिंग, जो हमने कहा वो हमने किया है, पर हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट जो है वो ये नहीं है। हाँ, मैं वही कहना चाह रही थी कि ठीक है उसने बुक आंख बंद करके पढ़ ली, उसने कलर्स भी पहचान लिए, पर इसका डे टू डे लाइफ में हम बच्चे के जीवन में क्या फर्क ला रहे हैं? सबसे पहला बेनिफिट होता है इसका कि आपकी मेमोरी जो बच्चे की वो इंक्रीज होती है, याददाश्त, बच्चे की याददाश्त जो है वो बढ़ती है,
दूसरी जो है बच्चे में पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, उसकी पॉजिटिवनेस जीवन की बढ़ती है, नेगेटिव वो कम सोचने लगता है, उसकी पॉजिटिवनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तीसरी चीज जो है वो उसकी एक झील जो है, जैसे कहते हैं ना लगन, किसी भी काम को करने के लिए, तो उसकी वो लगन बढ़ जाती है, वो झील से वो काम करता है। कहते हैं ना किसी भी काम को अगर पूरी लगन से करें तो काम अवश्य पूरा होगा। और चौथी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे आज के गैजेट्स हैं उससे उनका मोह भंग हो जाता है। कैसे होता है, मतलब अगर कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा कार्टून देखता है और हमने सपोज उसको आपका ट्रेनिंग दिला दिया, तो वो उसको कैसे छोड़ता है? मतलब उसमें उसकी लगन नहीं बढ़ सकती है? नहीं, उसमें क्या होता है कि ये जो परिवर्तन होते हैं उसके अंदर, ये माइंड के अंदर जो परिवर्तन हुआ, राइट ब्रेन एक्टिवेट हुआ, तो ये जो कुछ भी जितनी चीज़ें हैं ये हमारा मन कहता है तभी हम करते हैं। तो वही हमारा माइंड हमको कहता है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, ये मत करो। तो हमारा माइंड उनको इंस्ट्रक्शंस देता है, तो उनका खुद का माइंड उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि चीज़ सही है या गलत है। अब उसके बाद अगर वो उसको अभी भी हमको देता है, आज जो है कहते हैं ना मोबाइल पे बैठे रहते हैं, सबको मालूम है मोबाइल जो है बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करते हैं। हमारे जैसे लोग ही रील को स्क्रॉल करते हैं, हाँ, हमें भी पता है कि वो गलत है, फिर भी करते हैं। बहुत से लोग जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उन्हें मालूम है ये सब नुकसानदायक, फिर भी वो करते हैं, उसको नहीं छोड़ पा रहे। तो एक्शन रिक्वायर्ड ना, तो आपको जो है आपका माइंड इंडिकेशन देता है दिस इज रॉन्ग, उसको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना और उस पर एक्ट करना, ये आपके ऊपर है। तो उसमें जो राइट ब्रेन एक्टिवेटेड बच्चे होते हैं वो एक्शन लेने वाले हो जाते हैं। इसको ब्रेन एक्टिवेशन ही बोलते हैं कि ना थर्ड आई एक्टिवाइजेशन भी बोलते हैं? कुछ लोग बोलते हैं ये पीनल ग्लैंड होती है, वहां से देखते हैं बच्चे। हाँ, इसका जो है मिड ब्रेन ये कहलाता है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन इसका प्रॉपर नेम है, और इसमें राइट ब्रेन एक्टिवेट किया जाता है। अब उसको नाम कुछ भी दे दें, पर्पज सेम। जैसे हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है तो हम सीधे हाथ से लिखते हैं, कुछ बच्चे दोनों हाथ से लिखते हैं, या राइट ब्रेन एक्टिव हो जाता है तो बच्चा ना लेफ्ट ही हो जाता है, ऐसा होता है क्या? जिस बच्चे का आज जो है राइट ब्रेन अगर एक्टिवेटेड है तो उसको लेफ्ट ब्रेन हम एक्टिवेट हो जाता है, लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट कर देता है। अगर कोई लेफ्टी है राइट है तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो लिखने के बाद उसकी प्रैक्टिस शुरू से उसने जो लिखना शुरू किया, जो आदत उसकी शुरू से बड़ी, उसी तरह से वो काम करेगा। जैसे मेरा बालक है वो दोनों हाथ से लिखता है, हाँ, दोनों हाथ से लिखने वाले। जब भी इच्छा होती है तो वो कभी सीधे से लिखता है, कभी। हाँ, तो मेरा मानना है कि उनका निश्चित रूप से जो है आपके बच्चे का जो है वो दोनों ही ब्रेन एक्टिवेटेड है। हाँ, अभी तो वो 7 साल का ही है, बट मैंने उसको देखा है वो कभी सीधे हाथ से लिख रहा होता है, कभी। हाँ, दोनों ही ब्रेन एक्टिवेटेड, ऐसा होता है ना। तो मतलब आजकल पेरेंटिंग भी चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है। और इसको जैसे बच्चे डे टू डे लाइफ में है ना एजुकेशन में किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकते हैं, और हम इनको स्कूल्स वगैरह में भी ये एजुकेशन में क्यों नहीं है, अगर इससे बच्चों के बहुत सारे फोकस कंसंट्रेशन बढ़ते हैं? मैंने ये पाया है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनका उद्देश्य केवल जो शिक्षा, किताबी शिक्षा वो देना है, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ नया करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। मतलब एक बार आपसे सीखने के बाद दोबारा भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, पर आप बोल रहे हो कि अगर कोई आना चाहता है तो जरूरत तो देखिए अपडेशन जो है वो अगर होता तो अच्छा है, और या अगर वो जो हम उनको म्यूजिक का जो है पेन ड्राइव देते हैं उसके ऊपर वो अगर वो रेगुलर करते हैं, एक्शन लेते हैं, तो भी काम हो जाता है। अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में जाना है तो भी उसके लिए ये चीज काम आती है? किसी भी बच्चे की जो है वो कंसंट्रेशन तो स्पोर्ट्स में भी चाहिए, कंसंट्रेशन पॉजिटिवनेस है तो वो भी स्पोर्ट्स में चाहिए। तो किसी भी फील्ड में जाए, जो परिवर्तन उस बच्चे के अंदर होते हैं वो किसी भी फील्ड में जाए हर जगह काम आते हैं। ये स्कूल वालों में अगर आपको लगता है कि अगर ये कंपलसरी होगा तो उनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, फिर बहुत सी चीज़ें और आ जाएंगी कि बहुत से बच्चे वो आजकल हमारे चल रहे हैं हिंदुस्तान में, अबकस है, मैथमेटिक्स की है, ये है वो है, तो सब अपनी अपनी बात कहते हैं कि ये सब जो है बच्चों के अंदर परिवर्तन लाता है। तो स्कूल वाले भी कितना क्या करेंगे। हालांकि अभी जो है गवर्नमेंट ने कुछ एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, लेट्स सी उन चेंजेस से क्या होता है उसमें। आपको लगता है ये टेक्निक इंडिया की है? देखिए अल्टीमेटली तो ये सारी टेक्निक जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है माइंड से रिलेटेड या आपके शरीर से रिलेटेड है या थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है। तो वो बरसों पहले हमारे यहाँ सब लोगों ने किया हुआ है। वो तो आज जब महाभारत हो रहा था तो संजय जी पता नहीं कितने दूर बैठे थे, वहीं से उनको सब दिख रहा था और वो धृतराष्ट्र को हाल सुना रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन सब के पीछे भारत का कहीं ना कहीं तो रोल है ही है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उस टाइम पे भी अपने एशियन साइंस में भी ऐसा ही चीज़ें
होती थी। जैसे अभी आपने बोला जो संजय ने पूरा महाभारत जितना हुआ, जितना युद्ध हुआ, वो सब उन्होंने वैसे ही उनको बताया, और वो ब्लाइंड होते हुए भी उन्होंने उस सारी चीज़ों को जैसे अपने आंखों के सामने फील होते हुए वैसे फील किया। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि मेरा तो सोच ये है कि हम इतने वर्षों तक गुलाम रहे, तो हम लोगों की मानसिकता वो बन गई। हमारे यहाँ तो क्या है कि कोई चीज़ जो है जब कहीं सक्सेसफुल हो जाती है और फिर आती है, तब हम उसके ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले हम उसको स्वीकार नहीं करते कि हमारे यहाँ। जैसे अभी आप ये सिखा रहे हो, ऐसा आपको लगता है इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट होंगे जो ऐसी चीजें सिखा रहे होंगे? जयपुर में भी मैं मानता हूँ कम से कम 8-10 ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं जो ये काम करते हैं, और बॉम्बे, कलकत्ता, सब जगह जो है मेरे जो जानकार हैं, मैं किसी क्लब से भी जुड़ा हूँ तो पूरे इंडिया में मैं ट्रैवल करता हूँ, जाता हूँ, तो वहाँ भी जो है लोगों ने बताया कि यहाँ करते हैं। पर आजकल तो पेरेंट्स भी अपने बच्चे में कोई ना कोई एक्टिविटी डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस और एक्टिविटीज क्लासेस कराते रहते हैं, तो ये उसमें बहुत ना बेनिफिट कर सकती है ना उनको। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी पेरेंट जब बच्चे के लिए सोचता है ना, तो उसके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ होनी चाहिए कि उसको जो कुछ वो एक्टिविटी कराना चाहता है उसमें उसका फेथ होना चाहिए। फेथ इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम क्यों है? अवेयरनेस कम इसलिए है कि इसको मैंने तो प्रोफेशन के या बिजनेस के रूप में नहीं अपनाया। बहुत से लोग जैसे हैं इसको प्रोफेशनली लेते हैं, तो 1 घंटा रोज बुलाते हैं, 1 घंटे में करते हैं, कोई 7 दिन करता है, कोई 15 दिन करता है, कोई 1 महीने करता है, तो उन्होंने इसको प्रोफेशनली ले रखा है। तो मनी इज फर्स्ट पॉइंट फॉर देम, और हमारे लिए जो है, चूँकि हम तो और बहुत सारे काम करते हैं, इसलिए हमारे लिए मनी इज सेकेंडरी। कल रात में मुझे पता था आज आप आने वाले हो, तो कल रात मैंने यूट्यूब पे ये मिड ब्रेन एक्टिवाइजेशन ही का कुछ वीडियोस देखे, तो उसमें कुछ बच्चे हैं जो है ना उन सब चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं, पर है ना कुछ बच्चे पूरे फेस को इस तरीके से ऊपर करते हैं और फिर वो पढ़ पा रहे, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बोला कि ये सूंघने की शक्ति से हो रहा है, तो उसके लिए उनको ऐसे क्यों करना पड़ा, तो एक माइंडसेट आता है। कुछ वीडियोस अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है उसको हटाने के लिए नेगेटिव पहले भी आता है, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट्स में ऐसा था कि लोग बोल रहे हैं कि ये आँखों के नीचे से कुछ वीडियोस ऐसे भी अवेलेबल है, इट्स नॉट राइट थिंग, कि मतलब ये गलत है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं, पर जो बच्चे सीख रहे हैं और कर पा रहे हैं, क्योंकि टीवी शोज में हमने देखा कि इंडियाज गॉट टैलेंट में भी हमने देखा कि इस तरीके का काम हो रहा है, अमिताभ बच्चन के एक शो में हमने देखा कि वहाँ पर भी हुआ है, इवन शार्क टैंक पे भी एक सरदार जी आए थे और उन्होंने अपनी इस दोनों बेटियों को इस चीज़ के लिए डेमोन्स्ट्रेशन किया था, ठीक है। वहाँ से लोगों को इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली, मतलब 4-5 साल पहले ही के ही वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल है, अभी रिसेंट का भी कुछ नहीं है, जो भी है वो 4-5 साल पुराने की इंफॉर्मेशन है। इवन गूगल पे भी जब हम इस बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं बच्चों के माइंड पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आता है बच्चों के माइंड पे? देखिए, कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो हम उसको पॉजिटिव सेंस में करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई चीज़ किसी के अंदर डेवलप हो जाती है तो उसका यूज़ वो नेगेटिव अगर करने लगता है तो फिर कि जैसे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन कोई गेम खेल रहा है या कोई कार्टून दे रहा है, अगर उसका कंसंट्रेशन और बढ़ जाता है तो उस चीज में भी तो जा सकता है ना। जैसे आपने बोला कि आपने जिन बच्चों को सिखाया उनके गैजेट्स छूट गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को कोई राइट एडवाइस की और वो दूसरी जगह उन्होंने डाइवर्ट किया, पर वो उसको अदरवाइज अगर वापस उसी चीज में और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो। मैंने ये बताया ना कि कोई भी चीज़ है उसके 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपको डिसाइड करना है, ये बच्चा डिसाइड करता है कि उसको नेगेटिव सेंस में जाना है, पेरेंट्स देखते हैं कि वो नेगेटिव तो नहीं जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो बच्चे थे जिनको हमने किया, वो ताश का पत्ता उल्टा रखा है। हाँ, मैंने इसमें एक वीडियो ये भी देखा कल कि यहाँ पर उन्होंने ना एक ताश का पत्ता यहाँ पे रखा और फिर उसने बताया कि ये 7 नंबर है, और हमारे जो है बिल्कुल ताश का पत्ता उल्टा नीचे रखा होता है, उसके ऊपर वो हाथ रखता है और हाथ रख के उसको फील करके बता देता है ये हुकुम की सत्ती है या पान की पंजी, जो कुछ भी वो बता देता है। तो तुरंत जो है पेरेंट्स का जो, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड ही है ना, तो तुरंत उनका वो आता है कि इसका मतलब इनको जो है फिर हम कैसीनो वगैरह भेज दें हाँ, या ताश रमी या पैसे से ताश खेलते हैं, सामने वाले के पत्ते देख के पता लग जाएगा कि उसके पास क्या है। तो कोई भी साइंस होती है उसका कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर है। तो अगर इसका आप नेगेटिव यूज करें
तो ये आपके ऊपर है, यूज तो आपको सोचना पड़ेगा। तो इन द सेंस कि एक्टिवेशन से कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके बाद उसको किस तरह से आप लेते हैं, यूज करते हैं वो उस पर डिपेंड करता और है। आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर है। और जैसे एक है ना मेंटलिस्ट है सोहानी, ठीक है, वो और ये टेक्निक दोनों अलग है कि सेम है? नहीं, इसका मेंटल से कोई रिलेशन नहीं है। मेंटलिस्ट है वो बेसिकली वो यही करते हैं ना कि है ना कि आपका क्या नंबर है, क्या चीजें हैं, आपके फोन का नंबर, पासवर्ड क्या है, वो आपके पास में खड़े होते हुए भी आपके माइंड की चीजों को पढ़ लेती है। दिस इज अगेन डिफरेंट साइंस, नहीं, डिफरेंट थ्योरी। ये जो है बहुत से आपने देखा होगा बीच में अभी शुरू हुआ था, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ या टाइम ध्यान नहीं है। आजकल तो ठीक है कंपल्शन हो गया, लेकिन पहले नहीं था। तो उनको या तो टाइम की कोई गलती होती है, या कोई स्कूल में तो कोई भी डेट लिखा दिया करते थे। तो बीच में ऐसे बहुत से अभी लोग हैं जो बैठते हैं, वो आते हैं, आपसे प्रश्न पूछते हैं, 10-5 प्रश्न पूछते हैं और आपकी डेट वेट निकाल के देते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जो है वो ऐसे बता देते हैं देख करके। तो ये क्या है, ये एक जो है गॉड गिफ्ट कुछ लोगों को होता है कि वो दूसरे का माइंड पढ़ लेते हैं। मतलब ये टेक्निक उससे नहीं, ये टेक्निक का इससे कोई लिंक नहीं है। देखिए जितने भी हैं ये साइंस हैं, सब साइंस हैं। फिर मैंने बताया ना फर्स्ट टेस्ट जो हम बात कर रहे थे, whether you have faith in this science or not. अगर आप कहते हैं yes faith है, then go to the next question. Next question is क्या इसको करने से मुझे कोई नुकसान हो सकता है? अगर आपको लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं उसको, लोगों को लगता है कि कुछ हो सकता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए, ये आ जाए, अगर आपके मन में ऐसी कोई बात है, ढूंढ को किसने कहा। जैसा कि साइंस कहती है कि बच्चे का विकास उसके शुरुआत के 3 सालों में या 4 सालों में सबसे ज़्यादा होता है, और वो जो कुछ भी देखता है, जैसे वातावरण में हम उसको रखते हैं, वो बड़ा होकर के वैसे ही बनता है। तो जब हम आज के वातावरण में उसको आप कह के बुलाते हैं, उसे सब चीज़ गिर जाए, या उसको एक तरीके से राजा का महत्व हम उसको देते हैं कि वो सब कुछ वही है, तो उसकी जो 3-4 साल में मेंटेलिटी है वो ये डेवलप होती है कि वो सब कुछ है, उसको अटेंशन चाहिए मिल जाता है, उसको जो चाहिए वो मिल जाता है, वो रोता है तो उसका जो है चुप कराते हैं, जो चाहिए वो मिल जाता है। तो उसके अंदर वही जो है सब कुछ डेवलप हो जाता है। तो ज़माने के साथ बदलना है, जो पॉजिटिव चेंज है उससे आप बदलें, जो चीज़ें अवेलेबल हैं जो कभी हमारे टाइम में हमारे को नहीं मिली, वो अगर आज आप अपने बच्चों के लिए दे सकते हैं तो करें। ट्रेनिंग्स हमारे टाइम में नहीं थी, ट्यूशन्स हमारे टाइम में नहीं थी, इस तरह की ये अबेकस और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिखाते हैं, मैथमेटिक्स सिखाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस लगते हैं, तो वो सब बच्चों में कराएं। आप ये बच्चों को ये टेक्निक सिखाने के अलावा और क्या करते हैं? के अलावा देखिए, मैं बाय प्रोफेशन है, मैं चार्ट अकाउंटेंट। तो चार्ट अकाउंटेंट का काम मेनली तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने होता है, जब रिटर्न्स भरनी होती है, टैक्स और रेट्स करने होते हैं। बेसिकली वो 3 महीने हमारे लिए बहुत बिजी होते हैं, तो हम वो उस वक्त हम सी का काम कर लेते हैं। उसके अलावा आई एम ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। तो डेट ऑफ बर्थ को मैं डिकोड करता हूँ और डेट ऑफ बर्थ के बारे में बताता हूँ लोगों को डिकोड करके। ये एक अलग साइंस है। इसके अलावा आई एम एन प्रोफेशनली सर्टिफाइड इंटरनेशनल ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोलॉजिस्ट मीन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। हैंड राइटिंग देख करके लोगों के बारे में बताना वो क्या करते हैं, और या किस तरीके से आप हैंड राइटिंग, क्या चीज़, अल्फ़ाबेट्स किस तरीके से सही तरीके से लिखें। और उसमें जो मेनली मैं वर्क करता हूँ एक थ्योरी पर, दैट इज़ ए 90 days थ्योरी ऑफ राइटिंग 1 page डेली, एंड दैट इज़ नोन एज हेल्थ थेरेपी। बट वही बात आती है कि फेथ नहीं है। मैं लोगों को कहता हूँ कि दिस इज़ द थिंग, ठीक है, उसकी जो बुक्स है उसकी एक अपनी कंपनी की कॉस्ट है, उनका कॉपीराइट है। तो मैंने कहा पर बहुत ज़्यादा इतने नहीं है कि कोई पे नहीं कर सके, और रोज़ एक पेज आप लिख रहे हैं। आई एम गिविंग 90 days मेंटरिंग टू देम। उनको रोज़ एक पेज लिख करके उसकी फ़ोटो खींच करके मुझे भेजनी होती है, और तब मैं उनको गाइड करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा, क्यों फर्स्ट 5 days 10 days तो आप एग्जैक्टली नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या लिखा होता है ऐसा? अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए लिखा है, ई लिखा, वाई लिखा है, टी लिखा है, उसको आपको कॉपी करना है, कौन किस तरीके से लिखना चाहिए, हम किस तरीके से लिख रहे हैं और एक्चुअल में किस तरीके से लिखना चाहिए। बेसिकली आप एक सीए हो, सीए से इस लाइफ की जर्नी में कैसे आना हुआ आपका? देखिए, मैं मेरी लाइफ की बात करूं तो जब मैं
10th तक मैंने पढ़ाई की तो मेरे फादर जो है सहारनपुर यूपी में जॉब किया करते थे, तो वहीं से मेरी 10th तक की एजुकेशन हुई। और उस समय जो है मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि मुझे बैंक में क्लर्क बनना है, क्योंकि जब हम देखते थे, और क्लर्क में पर्टिकुलर कैशियर बनना है, क्योंकि उस ज़माने में देखते थे कि भाई बाकी एम्प्लॉयज़ अगर 5 बजे तक रहते थे तो कैशियर 2:30 बजे घर चला जाता था। 10 बजे से 2 बजे तक कैश का टाइम होता था। 2 बजे के बाद वो कैश काउंट किया, कैश मिला, 2:30 बजे घर। मैंने कहा इससे बढ़िया ड्यूटी नहीं है। फिर जब फादर बाहर निकल गए, मैं भी बाहर निकल गया, फिर सीए कर ली। सीए करने के बाद मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। उसी दौरान मैं एक संस्था के संपर्क में आया जिसका नाम है जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, JCI। और ये एक वर्ल्ड वाइड संस्था है, उन 3 संस्थाओं में है जो पूरे वर्ल्ड में है। एक है लॉयंस है, एक रोटरी है, और एक ये JCI है। तो JCI का जो उद्देश्य है वो ये है कि 18 to 40 ईयर्स के लोग उसके एक्टिव मेंबर रह सकते हैं, एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज द मोटो ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो 1996 में 95 में मेरा एक मित्र इस संस्था के एक चैप्टर का जयपुर में मेंबर बना, और 1 साल का टेन्योर होता है, फिर अगले साल नए प्रेसिडेंट वगैरह बनते हैं। तो उसने 1 साल बनने के बाद मुझे ये कहा कि सुशील ये अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको ज्वाइन कर लेना। इस साल से, मैंने पिछले साल ज्वाइन किया था। 1500 रुपये फीस है। 95 में 1500 रुपये फीस। हाँ जी, और हर महीने एक मीटिंग होती है, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में होती है, फैमिली के साथ होती है। तो करीब 125 रुपये में एक फैमिली की आउटिंग, खाना पीना बाहर हो जाएगा। ये सोच के ही जो है हम इस संस्था में जुड़ गए। सर 95 में 125 रुपये बहुत बड़ा होता होगा। हाँ, लेकिन ठीक है, हम चले गए कि भाई डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाना करना। उस वक्त तो एक क्रेज रहता ना, कहीं जाना है, अरेंज कुछ नहीं करना, सब अरेंज वो करते थे, हम जाते थे। तो 96 में बना। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मैं संस्था में अंदर चलता गया तो पता चला कि इसमें तो बहुत कुछ है। एंड फाइनली मैं वहाँ से ट्रेनिंग सीखी, ट्रेनर बना। बोलना नहीं आता था, आज 2, 4, 5 दिन की वर्कशॉप में लगाता हूँ, वो सीखा। पॉलिटिकल फील्ड में गया, पॉलिटिक्स सीखी। एंड चूँकि 40 ईयर्स तक ही जो है उसमें एक्टिव रह सकते हैं, आप किसी पद को ले सकते हैं। इन 2004 आई बिकम ए नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट से एक पहले मेरी इच्छा नेशनल प्रेसिडेंट बनने की थी, लेकिन वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे पॉलिटिक्स बढ़ती है, तो नहीं मैं वहाँ पहुँच पाया। लेकिन आई वॉज सेटिस्फाइड कि मैं नेशनल वाइस प्रेसिडेंट तक पहुँच गया, एंड देन बिकम ए लीडर ऑफ राजस्थान ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन मैंने सब कुछ सीखा, ट्रेनिंग सीखी। तो एक चीज़ जो है, फिर उससे मेरे को किताबें पढ़ने का शौक़ हुआ। तो शिव खेड़ा की एक किताब आई थी उस ज़माने में जिसका नाम था जीत आपकी, यू कैन विन, यू कैन विन। और फर्स्ट उनकी बुक थी वो, और उस बुक के ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ था, जो आज तक मैं मेरी ज़िंदगी अपना रहा हूँ, वो ये था कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले आप किस चीज़ में आए ट्रेनिंग में? सबसे पहले ट्रेनिंग मैंने जो है वो मोटिवेशनल ट्रेनिंग शुरू की, मतलब जो कि एक पर्सनैलिटी से रिलेटेड होती है, यानी कि जैसे टाइम मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिलेशंस है, आज जो है पॉजिटिव एटीट्यूड है, पब्लिक स्पीकिंग है, इन सब चीज़ों के ऊपर मैंने करना शुरू किया। तो कॉर्पोरेट्स भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ, कॉर्पोरेट से मैं कनेक्टेड हूँ और लिमिटेड हूँ। बस क्या होता है कि कॉर्पोरेट में और बाकी चीज़ों में एक डिफरेंस है कि कॉर्पोरेट जो है वो चाहता है कि हम जो बोलना चाहते हैं वो बोलें, डिलीवर करें, और वो मैं कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे सेल्स स्टाफ को आप ये ट्रेनिंग दें कि झूठ बोलो, सच बोलो, कुछ भी करो, सेल होनी चाहिए। बट आई कैन नॉट से लाइक दैट। तो सबसे पहले आपने कौन सी विधा सीखी थी इसमें से, जो आप? सबसे पहले मैंने ये पब्लिक स्पीकिंग मतलब ट्रेनिंग सीखी थी। सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग सीखी, ट्रेनर्स में बनता रहा। फिर अभी जो है मेरे बेटे का विवाह जो है 2018 में हो गया, बेटी का अभी 2024 में जनवरी में हो गया, तो आई बिकेम फ्री। तो उसके बाद से ही मैंने जो है वो ये सब, ये दोनों तीनों विधाएं सीखी, ग्राफोलॉजी और ये अपने न्यूमरोलॉजी, ये दोनों मैंने सीखी।
तो लोगों ने बहुत कहा 60 साल की उम्र में आप क्या सीख रहे हैं, क्या करेंगे। मैंने कहा डिफरेंट चीज़ सीखता है, डिफरेंट लोगों के जीवन में बदलाव लाना, जिसको और फेथ हो, नुकसान कुछ नहीं हो रहा और प्राइस पे करने को तैयार हो तो आ जाए। थैंक यू सुशील सर अपना कीमती समय देने के लिए। आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, होप आपको भी अच्छा लगा हो। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चैनल को, जिन्होंने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया और एक मौका दिया कि मैं दर्शकों के साथ जो है रूबरू हो सकूं। और सिर्फ जो है ये लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि 2 पंक्तियाँ मैंने एक बार सुनी थी और मैंने उनको अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया कि यूं तो मुंह देखे की बात करता है हर कोई, यूं तो मुंह देखे की बात करता है हर कोई, बात तो तब है मेरे बाद भी मेरी बात करे कोई। तो हम इस तरह के काम करें कि जो भी हमें 100 साल जीना है, 100 साल जीने के बाद जब हम अपने परम धाम वापस चल जाए तो लोग पीछे से हमको याद रखें। ये हमें डिसाइड करना है कि अच्छे कार्यों के लिए याद रखें या बुरे कार्यों के लिए याद रखें। डिसाइड करें कि लोग हमको याद रखें, नहीं तो करोड़ों लोग जन्म लेते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, कितनों को हम याद रख पाते हैं। अगर जीवन का उद्देश्य ये रहेगा तो निश्चित रूप से आप अच्छे ही कार्य करेंगे। पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद और आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। ईश्वर हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। नमस्कार।